हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अगेन क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट टाइम क्या किए? क्वेश्चंस किए। अब क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। सो निकाल लेता हूँ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। अच्छे सड़े क्वेश्चन। पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं भैया, मुझे नहीं पता। हाँ जी, लिखा है मैच द डिवाइस विद इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। पहला डिवाइस है बोर्ड एंड ट्यूब। पढ़ते हैं कि बोर्ड एंड ट्यूब कैसे काम करता है जी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। यस, डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज द करेक्ट आंसर। बॉल एंड गेज इलास्टिक मेंबर, प्रेशर देंगे वो एक्सपांड करेगा, उस एक्सपांशन को आप डिनोट करवा लीजिए। तो ए का आंसर आपका वी आएगा जी। ए का आंसर आएगा वी। सो दिस इज नथिंग बट ए और इसका आंसर है वी। पिरानी गेज, कितनी बार पूछेंगे इसको। पिरानी गेज थर्मल कंडक्टिविटी, जहां भी थर्मल कंडक्टिविटी मिले पकड़ के मारो उसको साला। सो दिस इज नथिंग बट द पी एंड आई। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टर पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बताया था कि नहीं, चेंज इन द रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर सी, और सी के सामने हम करेंगे पीजो रेजिस्टिव यानी कि 3। वाओ, मजे आ रहे हैं जी। बाईमेटालिक स्ट्रिप पड़ी थी क्या? दो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स को जोड़ दो, नाउ टेम्परेचर यदि दोगे तो दोनों का अलग अलग थर्मल एक्सपांशन है, वही कारण बनेगा आपको टेम्परेचर को मेजर करने का। तो थर्मल एक्सपांशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन यानी कि नंबर 2। तो डी का बन गया नंबर 2। डी का बन गया नंबर 2। बोलो मजा आया बोलो, मजे आए क्या? आगे। An elastic transducer, ध्यान से सुनिएगा। An elastic transducer is used to measure pressure in a vessel and it indicates a pressure of 3.2 bar। एक इलास्टिक मेंबर है, ट्रांसड्यूसर है, और उससे आप मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? a pressure of 3.2 बार। तो आपके जो भी ट्रांसड्यूसर हो गए, गेजेस हो गए, सब किस चीज़ के लिए बने हैं? इनका नाम गेज क्यों है? क्योंकि ये गेज प्रेशर दे रहे हैं ना। गेज प्रेशर यदि दे रहे हैं, ये यदि पी गेज दे रहे हैं, तो पी गेज जो प्रेशर दे रहे हैं इसका रेफरेंस कौन है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इलास्टिक ट्रांसड्यूसर यूज टू मेजर प्रेशर इन वेजल, इट इंडिकेट्स यानी कि पी गेज। ये जो इलास्टिक ट्रांसड्यूसर है ना, गेज जो है ना, ये गेज प्रेशर इंडिकेट कर रहा है जी। क्या कर रहा है? गेज प्रेशर। आगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PATM जो है ना, वो कितना है? 1.01 बार। 1.01 बार। द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेजल, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है। सो एब्सोल्यूट देखो 2-3 बार आ गया कि नहीं, सेम टू सेम कहानी। सो 3.2 + 1.01 बार, ये है कहानी। ठीक है। सो इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1.01। ऐड कर दो आप इसको, तो बन जाएगा 1, 2 एंड 4। 4.21 बार इज योर आंसर। ये आंसर रहेगा। अगली बात समझ में। अब कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है, क्यों बोल रहा है एन इलास्टिक ट्रांसड्यूसर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन वेजल एंड इट इंडिकेट्स 3.2। तो लोग समझ लेते हैं ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर है। इलास्टिक मेंबर पे जो ATM लग रहा है वो भी वो मेजर कर रहा है, और जो प्रेशर लग रहा है वो भी मेजर कर रहा है। जो भी गेज बनाए गए हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस रख के बनाए गए हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस रख के। तो यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस रख के इसको बनाया
तो इसका मतलब ये क्या है, गेज प्रेशर है। अब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, आपने पढ़ा मैनोमीटर, वो चाहे कोई सा भी मैनोमीटर हो, इंक्लाइंड, यूट्यूब, ये वो, सिंगल कॉलम, सारे ले लो, मैनोमीटर ले लो आप, जो भी इलास्टिक ट्रांसड्यूसर पढ़े वो ले लो आप, जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर पढ़े वो ले लो आप, जो भी आपने वैक्यूम ट्रांसड्यूसर्स पढ़े, वैक्यूम गेजेस पढ़े वो भी ले लो आप। सारी तमाम चीज़ें जो ले ली है ना आपने, ये तमाम चीज़ें इज गोइंग टू मेजर द प्रेशर बट विथ रिस्पेक्ट टू ATM। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, जब तक कि मेंशन ना कर दे, ठीक है। तो भैया इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो तो आप फिजिक्स में पढ़ के आए ना, बैरोमीटर। क्या है जी, बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। देखो अब ध्यान से देखना जरा, ये है सी का लेवल, ये है पहाड़, ये है पहाड़, और ये है सी के अंदर की कहानी, सी के अंदर की कहानी, ठीक है। तो हर दूर हर जगह प्रेशर है या नहीं है, बताइए मुझे। हर दूर हर जगह प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा। तो बैरोमीटर को यदि आप यहाँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यदि इस बैरोमीटर को आप यहाँ रखेंगे तो अलग प्रेशर होगा, इस बैरोमीटर को आप यहाँ लेके जाएंगे तो अलग प्रेशर होगा, इस बैरोमीटर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो अलग प्रेशर होगा। मतलब लोकल एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर होगा ना, वो यदि मेज़र करना है ना आपको, तो बैरोमीटर की शरण में जाना पड़ेगा ना। वो सी लेवल जो है, यानी कि जो सरफेस है अपना, वहाँ पे बैरोमीटर से जब आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करते हो तो वो आता है 1.01 बार, 1.01 बार। समझ गए बात को। तो बैरोमीटर जो है ना, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ध्यान रखिएगा, नॉलेज दे दिया, ज्ञान की बात हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अ वेल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया AW बनाना पड़ेगा मुझे, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। मस्त प्यारा सा डायग्राम आपके लिए, अब इसे हम रीड करते हैं। अ वेल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया AW, यह है वेल आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया AW is connected to an inclined tube of cross sectional area AT। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया AT है, इसका AW है, ध्यान रखिएगा। ट्यूब का AT है और वेल का AW, ठीक है। ओके, नाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल प्रेशर गेज। डिफरेंशियल प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ से P1 लग रहा है, यहाँ से P2 लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंशियल प्रेशर गेज है शोन इन द फिगर बिलो। व्हेन P1 एंड P2 दोनों प्रेशर यदि बराबर हैं तो लेवल में डिफरेंस नहीं आएगा ना, ये लेवल लाइन है। जब दोनों बराबर हैं तो ये इसका मरकरी का लेवल है साहब, इसमें जो भी भरा है लिक्विड, है ना। अब क्या, ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट यहाँ तक P1 P2 उसने दिया हुआ। आगे व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब ये प्रेशर ज़्यादा ये कम, तो ऑब्वियस सी बात है ये मरकरी इधर प्रेशराइज होके इधर बढ़ेगा, ट्यूब में बढ़ जाएगा, बराबर। द लिक्विड लेवल इन द वेल इज depressed to B and the level in the tube raised by L along its length। मतलब जो जहाँ था वहाँ से L लेंथ तक, ये L लेंथ तक बढ़ जाएगा, ठीक है जी। सो दैट द डिफरेंस इन द ट्यूब एंड द वेल लेवल इज HD। क्या बोला? उस लेवल तक जाएगा जहां पे इसका और वेल के अभी करंट लेवल का डिफरेंस HD है। द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज थीटा ऑफ द ट्यूब विद द हॉरिजॉन्टल इज। द एंगल पूछा है, ये थीटा वैल्यू जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी कहानी है। P1 ज़्यादा है, P2 कम है, ये इधर गया और ये जो मरकरी का लेवल यहाँ तक आ गया है, ध्यान रखिएगा, समझ में। तो सर ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये मान लो, देखो ये हाइट H1 मान लेता हूँ, ये वाली H1 मान लेता हूँ मैं, दिस इज नथिंग बट H1। तो H1 हाइट यहाँ तक जा रही है, दिस इज नथिंग बट द H1, ठीक है। ये हाइट है आपकी H1। ओके, अब देखो जरा ध्यान से,
इफ दिस इज थीटा, ये भी थीटा है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ यदि मैं लगा दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हाइट कितनी हो गई, एच डी नहीं है साहब, ये यहाँ से देख रहे हैं अपन, ये हो गई एच डी माइनस एच वन, इतनी हाइट हो गई, एच डी पूरा, एच वन इतना, तो सिर्फ इतनी हाइट चाहिए थी अपने को, ये इतनी हाइट यहाँ तक की, और डिवाइड बाई एल, बराबर ना। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया जी, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, थीटा आ गया साइन इनवर्स ऑफ एच डी माइनस एच वन डिवाइड बाई एल। तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपका, AT और AW वाला फंडा आ रहा है, ठीक है, मान ली बात। चलिए हम लेके आते हैं इसको भी। तो इसको मैं चाहूँ तो सबसे पहले लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एच डी बाई एल माइनस एच वन बाई एल, ठीक है। ये अब देखो जरा, जितना वॉल्यूम इधर से कम हुआ उतना ही वॉल्यूम इधर बड़ा है, जितना वॉल्यूम इधर से कम हुआ उतना वॉल्यूम इधर बड़ा है। पहले कहाँ था वॉल्यूम दोनों का, यहाँ था, इस लाइन पे था, तो ये बड़ा हुआ वॉल्यूम इसका ये रहा, और इसका घटा हुआ वॉल्यूम, इसका बड़ा हुआ वॉल्यूम ये, और इसका घटा, दोनों बराबर ही है ना भैया, मटेरियल बाहर से तो नहीं आ रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका एरिया AW दिया हुआ है, AW गुणा हाइट कितनी h1 इज इक्वल टू, इधर वॉल्यूम कितना आया, ये लेंथ गुणा इसका एरिया, सो एरिया कितना है जी, AD है, लेंथ कितना है, AL है। सो h1 बाई L1 को अपन रिप्लेस करना चाहेंगे, सो h1 अपॉन L इज नथिंग बट AT बाई AW। सो h1 बाई L को रिप्लेस कर दो आप यहाँ से AT बाई L से, दिस इज नथिंग बट AT एंड दिस इज नथिंग बट AW। सो ये है आपका थीटा। क्या इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है क्या, साइन इनवर्स एच डी बाई एल, ऑप्शन सी में है एच डी बाई एल माइनस AT बाई AW। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सी इज द करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन दिस इज द 2 मार्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है वो पेपर में भी, अरे यार क्या पूछ लिया, और पूछा कुछ नहीं आपसे, कायदे से कुछ, वाकई लिटरली कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अ ट्यूब U-tube manometer of tube diameter D is filled with a liquid of 0 viscosity. If the volume of the liquid filled is V, the natural frequency of oscillation in the liquid level about its mean position, मतलब क्या कि जो लिक्विड जो भी भरा रहेगा ना, वो जब स्टडी रहेगा ना, एकदम स्टडी नहीं, वो वाइब्रेशन कर रहा है, वो ऑसिलेटिंग कर रहा है। अरे जहाँ पे भी स्केल पे दिख रहा है ना कि यहाँ तक आ गया, वो स्टेबल नहीं है, वो फ्लक्चुएट कर, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर, ऑसिलेशन कर रहा है, तो वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी है। मतलब कहने का ये कि यदि आपका ट्यूब है ना, ये दिस इज द ट्यूब, एक हिस्सा ले लिया मैं, और यहाँ तक यदि लेवल है, यहाँ तक लेवल, तो ये वाइब्रेट कर रहा है, समझ लीजिए आप, ऐसा कर रहा है वाइब्रेटिंग, तो ये मीन वैल्यू इससे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा आंखों से, बट बहुत माइन्यूट लेवल पे हो रहा है जी, कमाल है ना। तो उसे कहते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन द लिक्विड लेवल अबाउट its mean position due to small perturbations is, perturbations प्रोनाउंसिएशन करने में जुबान लड़खड़ा गई मेरी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। तो अब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, सीधी सी बात है इस टाइप के क्वेश्चंस पे, है ना। यदि फॉर्मूला पता है तो इमीडिएट कर देंगे, और नहीं पता है तो नहीं कह पाएंगे, है ना। तो चलिए मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस केस में होती है 1/2 पाई, जैसे रेजोनेंस में नहीं होती 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस 1/LCn समथिंग अपन करते हैं, तो यहाँ होती है वो दिस इज नथिंग बट 2g, जी अपना वही 9.8 वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज द L,
आपके यूट्यूब मैनोमीटर में जो लेंथ उसकी है दैट इज़ द एल, ये इतना उसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। तो वो अपने ऑप्शंस में तो कहीं से कहीं तक दिया नहीं है ये, ठीक है कोई बात नहीं। आपको यूट्यूब का डायमीटर दे दिया है d और साथ में उसका वॉल्यूम भी दे दिया है v, और वॉल्यूम और एरिया यदि आपको पता है तो आप आसानी से L लेंथ निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? अरे सर ये है आपका L, अब वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दो तो L आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट, क्या बचा? मीटर बचा, है ना? समझ गए? सो V बाई A कर दो तो L की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स फाइंड आउट द L वैल्यू। सो V तो एज इट इज दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये लेंथ हो गई। बस यहाँ पे लेंथ को रखते हैं अपन। दिस इज नथिंग बट द लेंथ इज नथिंग बट 4v, और पाई डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। ओके, क्या बच रहा है अब देखो जरा। दिस इज नथिंग बट यहाँ बचेगा 2 नीचे, ये आपका 2। सो इसको सेम टू सेम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है ना अपने को। ये d को तो बाहर निकाल दो सबसे पहले, ये d बाहर आ गया, स्क्वायर है तो d बाहर आ गया। यहाँ पे बचा आपका g, ये आपका पाई भी है यहाँ पे, क्या? हाँ ये पाई भी है। ओके ठीक है, और यहाँ पे ये 2 पाई भी बचा है आपका, ये 2 पाई भी बचा है। d आपने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे ये 2v बचा है। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? ऐसा ऑप्शन भी नहीं है राजा, है ना? पहला ऑप्शन आ गया, मैच हो गया पहला ऑप्शन। कैसे मैच हो गया? उसका d बाहर है, उसका g अंदर है, अपना भी है, उसका v अंदर है रूट पाई, और ये रूट पाई बाई रूट पाई। सो दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे बच गया d, ये हो गया 2 रूट 2 अंदर वाला, और रूट पाई भी है साथ, तो ये पाई। ये कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, क्या था फिर? फॉर्मूला था सर बस। तो ये इस टाइप का, अब जैसे मान लो एक गेट की तैयारी करने वाला बच्चा, अब इतना चीज़ इतना डीप, मतलब वो फॉर्मूला तो याद नहीं रहेगा ना उसको। तो ऐसा गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मतलब एक्चुअली क्या है कि सिलेबस मेंशन कर दिया, टॉपिक मेंशन कर दिए, इज ओके, बट प्रेशर ट्रांसड्यूसर या प्रेशर मेजरमेंट या उसने प्रेशर मेजरमेंट लिख दिया हुआ। प्रेशर की बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत जो अपन ने पढ़ी है ना वो तो कुछ हैं, पर और ज़्यादा है, इनफाइनाइट चीज़ें। मान लो अब इतना कंटेंट है पढ़ने को, तो कहीं से भी उठा के पूछ दे तो डरना नहीं फिर अपने को। याद हो तो करने का है, तुक्का लगाने का तो सलाह बंद है आपको, ठीक है? देखो और क्वेश्चन ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट। क्या लिखा उसने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, और 4 ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन सुन लिया ना आपने? डिस्प्ले नहीं हो रहा क्वेश्चन, यहाँ वो बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट। 4 ऑप्शन दे दिए आपके, क्या क्या? दिस इज नथिंग बट 0, 1.013 बार, ओके, इसने दे दिया -1 बार, और इसने दे दिया 200 बार। और क्या पूछ लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर। अरे भैया 0 प्रेशर तक हो सकता है, लेकिन क्या 0 से नीचे जा सकते हैं अपन? 0 से नीचे कैसे कोई चीज़ डिफाइंड है क्या कि -1 प्रेशर? जो सबसे मिनिमम प्रेशर डिफाइंड किया गया है दैट इज द 0 एब्सोल्यूट प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है एब्सोल्यूट के फॉर्म में। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा जरा। A student wants to find the absolute pressure of water at a point below the surface of water. He has a barometer and a manometer. A barometer and a manometer. The barometer reads 1 point. barometer जो रीड कर रहा है, that is
1.3152 बार। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैरोमीटर रीच 1.3152 बार। वेर एज द मैनोमीटर प्रेशर गेज रीच, मैनोमीटर जो है वो रीड कर रहा है 0.3152 बार, 3152 बार। ओके, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? एज्यूम दैट प्रेशर एट वन एंड ऑफ द मैनोमीटर इज एटमॉस्फेरिक। जो मैनोमीटर की रीडिंग है उसका दूसरा एंड मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो वो इंडिकेट कर रहा 0.3152। बैरोमीटर उस पॉइंट पे इतना मेजर कर रहा है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट दैट पॉइंट? एब्सोल्यूट प्रेशर, तो राजा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है जी? सर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। अब बैरोमीटर का जो रीडिंग है ये क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन बोला? आपको पता है कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द लोकल प्रेशर। ठीक है, तो भैया ये हो गया 1.3152। अब यदि ये टर्म आपको नहीं पता है तो आंसर ही नहीं कर पाओगे आप। और दिस मैनोमीटर आपको पता है कि दिस इज द गेज प्रेशर साहब, 0.3152, दिस इज द गेज प्रेशर। तो दोनों को जोड़ दो, 3152 है क्या? 3152, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल? क्या हो जाएगा फाइनली? हो जाएगा 4, ये 0, ये 3, ये 6 and 1.6304 is the atmospheric pressure there। देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, खुद से बनाइए और खुद का आंसर आना चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, पढ़ो, बनेगा आपसे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, इन द मैनोमीटर गिवन अबोव टू इमिसिबल फ्लूइड्स, मतलब जो मिक्स नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते दोनों, इमिसिबल फ्लूइड्स, मरकरी दिया हुआ है जिसका रो दिया है, इसका बोले तो इसकी डेंसिटी दी हुई है, और ये याद भी कर लो, फिगर कभी लाइफ में काम आ जाए, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब मरकरी। जैसे वाटर का पता है ना आपने को कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है, ये मरकरी की डेंसिटी है राजा। ठीक है, आर यूज्ड एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स। अच्छा, दो फ्लूइड यूज कर लिए, हाँ कर लिए। द वाटर एंड इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, ये 100 किलो वाटर एंड 100 किलो पास्कल है। And the mercury end is exposed to a gas of pressure Pg. Okay. At this position, the interface between the fluids is at the bottommost point of the manometer. इन दोनों का जहाँ पे ये दोनों मिलन कर रहे हैं ना, this is the bottommost point of the manometer. Bottommost point जहाँ पे ये दोनों का interface है ना? Ignore the width of the manometer tube and the radius of curvature with सब कुछ, forget about this. The value of h is found to be 9.45 meter. ये h जो है this is nothing but 9.45 meter, इतना ज़्यादा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। किधर है भाई? The height of mercury column is given to be 75 centimeter. मरकरी कॉलम का हाइट फ्रॉम द बॉटम से हाइट दिया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट 0.75 मीटर। 0.75 मीटर कहाँ से भैया? ये हाइट है ना टोटल, यहाँ से लेवल से, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 0.75 मीटर। फाइंड द गेज प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि पीजी आपसे सिंपल सी कहानी पूछी जा रही है। पीजी आप में से बहुतों ने बना दिया होगा ना जी। फाइंड द गेज प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, देखो
यहाँ पे मरकरी और वाटर दो चीज़ें मिली हुई हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि बात करूँ मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यदि बात करूँ, ना मरकरी इधर जा रही है ना वाटर इधर जा रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे इधर से लगने वाला प्रेशर इज इक्वल टू इधर से लगने वाला प्रेशर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, जहाँ भी इंटरफेस है इसका बोल सकता हूँ, तो इधर से लगने वाला प्रेशर, सपोज लेट्स टेक इट P1, इधर से लगने वाला लेट्स टेक इट P2, सो P1 इक्वल टू P2 वाली कंडीशन है ना इस पॉइंट पे, इस कंडीशन जो है वो P1 इक्वल टू P2 वाली कंडीशन है जी, बराबर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है सिचुएशन। तो इस साइड से लगने वाला प्रेशर एक तो Pg है जी, एक तो Pg है गेज प्रेशर, प्लस बिकॉज ऑफ दिस मरकरी हाइट, ये मरकरी हाइट ये इस पे प्रेशर लगा रही है ना, और मरकरी की बिकॉज ऑफ दिस मरकरी हाइट जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, रो जी, ये सिंपल सी कहानी है। सो रो जी एंड एच की वैल्यू कितनी है, 0.75 मीटर, सीधी सी बात थी। ये P1 हो गया। नाउ P2, इधर जगह बची तो इधर लिख लेता हूँ। P2 एक तो आपका 100 किलो पास्कल, दिस इज नथिंग बट 100 किलो, प्लस बिकॉज ऑफ दिस वाटर हाइट, तो वाटर की हाइट कितनी है जी 9.5, तो सिर्फ इतनी हाइट दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑलरेडी 0.75 मीटर दी हुई है, 0.75 मीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और ये 9.45, तो दोनों को ऐड कर देते हैं ना अपन 0.75, सो 5 और 5 10, 0 हाथ आया 1, 7 4 11 और 12 का 2 हाथ आया 1, 10.2 इज द हाइट, ठीक है, टोटल हाइट। सो रख दो आप रो जी एच, रो जी, और हाइट कितनी है 10.2 मीटर, ठीक है। अब आपका अननोन कौन है, Pg है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। सो देखते हैं जरा कितनी आती है, Pg इक्वल टू 100 किलो प्लस रो W गुणा G गुणा 10.2 माइनस रो मरकरी गुणा G गुणा 0.75, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब अपन। तो वाटर का ये है, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3, और ये इसको 10 मान लेते हैं 9.8 की बजाय, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 गुणा इतना, ठीक है। अब ये है आपका गुणा, दिस इज रो, जी है आपका 10, और एच कितना है, एच हाइट कितनी 0.75 है, ही सही करिए जरा जल्दी से। इसको करने के बाद ये Pg, ये गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा प्रेशर है, गैस का टोटल जो भी वो अप्लाई कर रही है, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट द 100 किलो पास्कल आया, 100 किलो पास्कल आया। तो ये गैस का Pg जो है ना वो 100 किलो, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द गेज प्रेशर ऑफ द गैस। इस गैस का गेज प्रेशर पूछ रहे हैं, तो गेज प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग निकलता है ना, जैसे मैनोमीटर में ये वाला एंड ओपन हो जाता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये P है, 100 किलो पास्कल 180 m ही है ये, इसके रिस्पेक्ट में यदि निकालेंगे 100 किलो पास्कल के रिस्पेक्ट में यदि Pg को निकालेंगे, तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं, Pg माइनस P, वो उधर वाला कर PA कर दो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, तो ये गेज प्रेशर आएगा, ये इस गैस का गेज प्रेशर आएगा ना। तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू आ गई 0, 100 माइनस 100, तो ये 0। प्योरली एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जा रही, तो Pg की 100 किलो पास्कल आ रही है, बट ये क्या इंडिकेट करेगा, गेज क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि इधर रेफरेंस भी यही है और इसकी वैल्यू भी इतनी है, तो 0 इज द आउटपुट। समझ गए ना बात को, ओके। चलिए अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम नहीं किए थे अपन ने, और वो भी विस्कोसिटी वाले, है ना। ये डिस्प्ले नहीं होगा, मैं आपको बोल देता हूँ, नोट कर लेना। इन अ लेमिनार फ्लो एक्सपेरिमेंट, a fluid is pumped by a straight tube में से पंप किया जा रहा है। Flow is Q and del P is the pressure difference.
पर यूनिट लेंथ आर रिकॉर्डेड। प्रेशर डिफरेंस जो हो गया और जो फ्लो हो गया वो रिकॉर्ड हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। तो ट्यूब में से लेमिनार फ्लो जो है वो पंप हो रहा है, ठीक है। जो फ्लूइड आप पंप कर रहे हो वो लेमिनार फैशन में पंप हो रहा है ना। पंप हो रहा है तो कैपिलरी टाइप अपन देखा था ना वो विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए, तो उसमें प्रेशर डिफरेंस डेल पी आ रहा था जी, आ रहा था कि नहीं, और फ्लो रेट क्यू भी आ रहा था। तो दोनों रिकॉर्ड हो रही है बोलना है इसको कहने का मतलब। ठीक है, मैं बनाता हूँ डायग्राम। ये है कहानी, क्यू और डेल पी को रिकॉर्ड किया जा रहा है और सीधी सी बात है, हमने तो फॉर्मूला देखा है, हम डायरेक्टली बात कर ही लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट पाई आर टू द पावर 4 डेल पी, ये 8L था और ये म्यू था। बस सीधा फॉर्मूला था आपका, तो बस आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आगे पढ़ता हूँ मैं। इन अ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में Q और डेल पी रिकॉर्डेड हैं, Q और डेल पी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, द स्ट्रेट ट्यूब हैविंग ट्वाइस इंटरनल डायामीटर, मतलब यदि पहले इसकी रेडियस r थी तो अब 2r हो गई, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2r रेडियस हो गई। ट्वाइस द इंटरनल डायामीटर ऑफ द फर्स्ट, एंड दोनों चीजें रिकॉर्डेड, Q एंड डेल पी आर रिकॉर्डेड। सेम प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ और सेम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। एज्यूमिंग फुली डेवलप्ड कंडीशन इन द ट्यूब, द रेशियो ऑफ द म्यू ए म्यू, सिंपल दोनों कंडीशन म्यू ए म्यू बी रेफरेंस आपका रेशियो पूछ लिया है। पहली कंडीशन में यदि ये μ1 है और इस कंडीशन में यदि μ2 निकालते हो तो μ1 और μ2 का वो पूछा है आपसे रेशियो। अब सिंपल सी बात है, यदि फॉर्मूला आपको नहीं पता है, उसका आइडिया आपको नहीं है, तो आप किससे निकालेंगे। पहली कंडीशन है यदि, सो आप लिख लीजिए Q1 इज इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8L। लेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये μ1 है और ये डेल पी है साहब। दूसरी कंडीशन, डेल पी 1 ले लीजिए। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ये डबल हो गई, सो पाई 2r, तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा सर 16, r टू द पावर 4, लेंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं, विस्कोसिटी μ2 एंड दिस इज नथिंग बट द डेल पी आपका। क्या पूछा गया है इसमें, डेल पी, हाँ। और उसने क्या बोला कि दोनों वॉल्यूम जो हैं, फ्लो रेट जो हैं, दोनों केसेस में सेम है, प्रेशर डिफरेंस भी सेम है, बट पूछा है विस्कोसिटी डिफरेंस, विस्कोसिटी रेशियो पूछा है μ1 बाई μ2। अब आपको क्या करना है, आप समझदार हो गई, μ1 बाई μ2 एक काम करो, ये इक्वेशन यदि 1 है और ये इक्वेशन यदि 2 है और आपको μ1 बाई μ2 चाहिए, तो आपको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये रहा 2 और इसे डिवाइड किया आपने 1 से, तो ये पूरी कहानी जो है ना, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बचेगा कितना, डायरेक्ट कर दूं क्या, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आप ये ले लीजिए Q1 और Q2, और ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में सेम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वाली कंडीशन बताई है, दोनों को यदि इक्वेट कर देता हूँ तो यहाँ से बचना है आपका 1 बाई μ1 और यहाँ से बचेगा 16 बाई μ2, और आपसे पूछा गया μ1 बाई μ2, सो μ1 बाई μ2 इज नथिंग बट μ1 बाई μ2 इज नथिंग बट 1 बाई 16। सीधी सी कहानी है, फॉर्मूला पता था तो आंसर आपने आसानी से कर दिया, बराबर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ सिंगल ट्यूब कैपिलरी फ्लो मीटर, ये रहा कैपिलरी फ्लो मीटर, क्योंकि Q की वैल्यू आप यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। हैज अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 2 mm डायामीटर, R की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज नथिंग बट द 2 mm। आगे पढ़ता हूँ, लेंथ L दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इन 100 सेकेंड, Q की वैल्यू बतानी है बट किसमें 100 सेकेंड में, Q की वैल्यू इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में कितना डिस्चार्ज हो जाएगा वो बताना है, ओके। इफ फ्लो ऑफ ऑयल हैविंग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.006 पॉइस। अब देखो, यदि आपको पता है
कि जिस पाइप में आपको पता है कि जिस पाइप में आप पर्टिकुलर ऑयल है, किसी इंडस्ट्री में ऑयल सप्लाई हो रहा है, तो उस पाइप का आपको डायामीटर पता है, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी पता है, उस पाइप का लेंथ पता है, कितना फ्लो करवाना है उसको आसानी से आप क्या कर पाओगे, जज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, प्रेशर डिफरेंस भी दिया हुआ है उसने 20 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है, कैपिलरी लेंथ 30, बस आपको बताना क्या है, डिस्चार्ज बताना है 100 सेकेंड में। तो सर कुछ नहीं है, क्या है आपका पाई r⁴ गुना डेल पी डिवाइड बाई 8L एंड म्यू, 8L एंड म्यू आप रखते जाइए। तो पाई की वैल्यू तो है ही सही हमारे पास, R की वैल्यू है आपकी 2 mm, सो 2 गुना 10⁻³ और इसकी पावर कर दीजिए 4, डेल पी को भी मीटर में रख देंगे तो दिस इज 0.2, 8L, L की वैल्यू बोलेंगे कोई, L की वैल्यू है आपकी 30 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0.3 एंड दिस इज पॉइस की वैल्यू 0.006। सब कुछ जो भी आएगा यहाँ पे अब मीटर में रखा है, SI यूनिट में रखा है, तो जो भी आएगा यहाँ पे वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। सेकेंड का इस पॉइस में है ना, इस पॉइस की यूनिट में सेकेंड है आपके पास, सारे मीटर्स हैं, तो फाइनली यूनिट बनेगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कितना है जरा इस क्यू की वैल्यू मुझे बताइए। तो Q की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमारे पास लोचा है, प्रेशर जो है वो दिया हुआ है हाइट में, तो प्रेशर यदि आपको निकालना है तो प्रेशर ρGH होता है, इस पर्टिकुलर हाइट के रिस्पेक्ट में प्रेशर ρGH। नाउ G की वैल्यू 9.8 है, रो की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वाटर है, ये फ्लूइड मेंशन किया है क्या, यस, क्वेश्चन में रो भी मेंशन किया हुआ है, दैट इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया था, तो आप इसे यहाँ पे डाल लेंगे पूरा, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा अब 900 गुना 9.8 गुना 0.2। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आया 6.1544। कैलकुलेशन यदि रॉन्ग लग रही हो तो आप एक बार सबको प्लीज़ देख लेना। ठीक है, मुद्दा समझ में आ जाना चाहिए। मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं था, जो भी है आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं, और ये पर सेकंड का है। आप नाउ यू आर लुकिंग फॉर द 100 सेकेंड, सो 100 सेकेंड के लिए ये हो जाएगा 6.1544 गुना 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको चाहे एग्जामिनेशन में वो देना, चाहे सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन दे दे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में ले आइएगा। ठीक है जी, सो ये है आपकी पूरी कहानी, समझ गए। अगेन आई एम टेलिंग यू, मे बी सॉल्यूशन मिस्टेक इज देयर, यू कैन चेक इट। ओके, चलिए, तो काफ़ी है इतना, मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। प्रेशर मेजरमेंट यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये है एक बार की वन टाइम कंप्लीशन वाली कहानी में। जैसा कि मैंने बोला, अक्टूबर नवंबर में आपको और ढेर सारे यूनिक क्वेश्चंस दूंगा मैं ट्रांसड्यूसर के, जो नॉन गेट क्वेश्चन है बट गेट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, मिलूंगा अगली क्लास में। अब हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जी, हम उन्हें कर रहे हैं, मिलेंगे।